हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर जो एक पार्ट है कन्वेंसिंग, उसके अंदर एक सवाल आता है सेल डीड के बारे में कि सेल डीड क्या होता है। और बाज़ औक़ात वो आपको एक प्रीपोज़िशन भी देता है कि फ़लाँ शख़्स ने फ़लाँ को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो उसकी सेल डीड क्या होगी, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जनरल मेथड तरीका बताऊँगा और वही मेथड आपने पेपरों में भी मेंशन करना है, लिखना है, ठीक है जी? तो सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि व्हाट इज़ अ सेल डीड, क्योंकि सवाल यही आता है कि सेल डीड क्या है और उसके बाद सेल डीड बताएं किस तरह बनाई जाती है, किस तरह लिखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो सेल डीड, इसको कन्विंसिंग डीड और डेड डीड ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका मतलब आमतौर पे ये है कि जब आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वो सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, आप उसमें प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं, कितने पैसों में आप उस बंदे को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो लिखते हैं, किस तारीख को बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, वो उसकी एरिया क्या है, ठीक है, जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसकी एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें जब जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाती हैं ना दोस्तों, हम उसको बोलते हैं सेल डीड। ठीक है, और जो डीड है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। यानी जब हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़ाहिर बात है किसी कागज़ के ऊपर लिखेंगे। वो जो कागज़ होगा और जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, प्राइस वो के बारे में बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन होगी प्रॉपर्टी की, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर आपने कोई अगर कंडीशंस लगाई हैं वो बताई जाएंगी। सब कुछ जो भी डिटेल्ड होगी वो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस कागज़ के ऊपर लिखेंगे, तो उस कागज़ को हम बोलेंगे सेल डीड कि भाईजान ये सेल डीड है। ठीक है जी। तो अब इसकी मज़ीद अगर हम इसको डिफाइन करें, इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, और इसकी एक अहमियत होती है, ये इसको आप अदालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एविडेंस, और इसकी एक अपनी एक वक़्त होती है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट लीगल हो जाता है ना, तो फिर वो कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं रहता। अगर आप सादा कागज़ पे लिख के कह दें कि जी फलां बंदे को मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो वो नहीं होगा। लेकिन उसको लीगल बनाने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको यानी कि पूरी करनी होती हैं। उसके ऊपर उसको रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है। उसके अलावा अब तो ऑनलाइन जो है ना स्टैंप वगैरह का सिस्टम आ चुका है, वो करना पड़ता है। उसकी एक मुकम्मल फ़ीस होती है, वो पे करनी पड़ती है। उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, स्टैंप वगैरह लगता है, तो वो बिल्कुल एक ऑथोराइज़्ड हो जाता है, तब जाके वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो सबसे पहला जो फ़ीचर वो होता है कि सेल डीड जो है ना, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। दूसरा, इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप ना एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है ना? जब सेल डीड में लिखा जाता है ना कि ये फलाँ प्रॉपर्टी मैं फलाँ बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी उधर से निकल के उसके पास चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। इमूवेबल चीज़ है ना भाईजान, घर है वो अपनी जगह से हिल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी ओनरशिप तो मूव हो सकती है ना, कि पहले उसका मालिक और था, अब इसकी जो मिल्कियत है वो किसी और के हक में चली गई। तो सेल डीड के ज़रिए आप एक्चुअली जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा, इसके अंदर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि प्रॉपर्टी की क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या इसकी खसूसियात हैं, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, किस जगह पे वाक़ है। फिर इसमें आप कंसिडरेशन का भी ज़िक्र करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी फलाँ बंदे को बेच रहे हैं, तो आपने कितने पैसों में बेची और उसके रिटर्न में आपने क्या कंसिडरेशन ली, क्या चीज़ ली? पैसे लिए या कोई और प्रॉपर्टी ली, क्या लिया? ठीक है जी। फिर इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी लिखी जाती हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी जाती हैं, जो सेल आउट कर रहा है और जो बेचने वाला है, और जो प्रॉपर्टी खरीद करने यानी कि खरीदने वाला है, उसकी सारी जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, उसके क्या फ़राइज़ होंगे, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, वो सारी आपने लिखनी होंगी। उसके बाद सिग्नेचर और लिखम यानी किए जाएँगे, आपने सिग्नेचर करना है, और उसके बाद जो विटनेसेस होंगे वो भी अपने सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि गवाहान भी तो होने चाहिए ना, विटनेसेस भी होने चाहिए कि हाँ वाक़ई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, ये ज़रूरी है कि जनाब जो स्टैम्प ड्यूटी है उसकी पेमेंट की जाए और उसको रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, वो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो जिस दिन आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो तारीख आपने ज़रूर लिखनी है कि जी मैं 4 जून को प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफ़र कर दी है। और दूसरा ये है कि फिर पोज़ीशन के बारे में बताना है कि कब आप ये प्रॉपर्टी फलाँ बंदे के हवाले करेंगे। यानी आपका अपना घर है, आपने 10 तारीख को उसको यानी ट्रांसफ़र कर दिया, और 12 तारीख को आपने उसको पोज़ीशन भी दे दी, उसको घर की चाबियाँ भी दे दी। उसके बाद लीगल रेमेडीज़ भी हैं कि इन केस अगर कोई इश्यू हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको फिर किस तरह हल करना है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी खसूसियात हैं सेल डीड की, ठीक है। मैं आपको और मज़ीद आसान कर देता हूँ कि यार सीधी मुझे बात बताओ, तुम लोगों ने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करनी है, किसी को बेचनी है, तो बस वैसे ही बेच दोगे और चाबियाँ दे दोगे? ऐसे तो नहीं है ना। कोई कागज़ वगैरह पे लिखोगे ना, वो जो कागज़ है, उस कागज़ को, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं सेल डीड।
कि मैंने एक चीज़ दूसरे बंदे को सेल कर दी, और उसमें फिर ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है जो अभी मैंने आपको बताई। अब मैं आपके सामने एक सेल डीड का एक सिर्फ एग्जांपल, एक नमूना रखता हूँ, ठीक है? और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेपरों में। इसमें फैक्ट्स आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक दो डिफरेंट फॉर्मेट भी आपको गाइड्स वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपने टाइटल देना है सेल डीड, उसके बाद आपने लिखना है द सेल डीड और बेनामा, इसको बेनामा भी बोलते हैं, इज़ मेड टुडे, यानी उसके बाद आपने तारीख लिखनी है कि किस तारीख हुई और बिटवीन किन के बीच में होगी। जो दो पार्टीज होंगी ना वो अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कामरान अली सन ऑफ इमरान अली बाई कास्ट राना, रेजिडेंट ऑफ मुल्तान रोड लाहौर, और दूसरा शख्स है आमिर हबीब सन ऑफ मोहम्मद हबीब बाई कास्ट गुजर, रेजिडेंट ऑफ फिरोजपुर रोड लाहौर। ठीक है, अब ये दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है, द सेल डीड हो रहा है। ये इस तरह की आपने सारी चीज़ें लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपको बताने के लिए। उसके बाद जो दूसरी तीसरी लाइन होगी उसमें आपने लिखना होगा कि दोनों जो पार्टीज़ हैं ना, कामरान को हम यानी वेंडर बोलेंगे जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, और आमिर हबीब को हम वेंडी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये वर्ड लीगल होते हैं, ये यूज़ करने पड़ेंगे। आपने ज़रूरी नहीं है कि कामरान हर जगह लिखें और हर जगह आमिर हबीब लिखें, आप उनकी जगह वेंडर और वेंडी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एक ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद फिर इसका जो है ना मेन जो बॉडी आती है जिसके अंदर सारी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, और वो शुरू होती है इस तरह, द दिस डीड ऑफ सेल कंटेंट्स द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ विटनेसेस, यानी जो विटनेसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ हमारे सामने हुई है। नंबर वन, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जो वेंडर है, वेंडर यहाँ पे कौन है, कामरान अली। वो जनाब उसके पास उसके पास एक हाउस है जिसका नंबर 123 है, ब्लॉक 123 है, स्ट्रीट 123 है, ये हमने फर्जी लिखा हुआ है, सेटेलाइट टाउन मुल्तान रोड में, और उसकी रजिस्ट्रेशन उसने फलां दिन को कराई थी। ये हाउस जो है ना 20 मरले का है, और इसके नॉर्थ में अली का घर है, साउथ में अनवर का घर है, ठीक है, और ईस्ट में कामरान का घर है, और एक पब्लिक स्ट्रीट है, और जो है ना दूसरी साइड पे वेस्ट साइड पे, ठीक है। ये आपने सिंपल आपने बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टी जिसके जो सेल बेची जा रही है उसका जो वेंडर है, मालिक है, कामरान की ये प्रॉपर्टी है, ये लोकेशन है, फलां जगह पे वाक़ है, इस नाम से रजिस्टर्ड है, और इसकी सराउंडिंग में ये जाना चीज़ें हैं, ये घर मौजूद है। उसके बाद फिर आपने कहना है कि इन एक्सचेंज ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 लाख के बदले ये जो वेंडर है कामरान, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वेंडी को थ्रू दिस सेल ऑफ डीड, यानी इस सेल डीड के जरिए उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, और डेट आप अपनी मर्जी का लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेडी है लिखा हुआ है कि जो वेंडी हैज़ पेड अबव मेंशन कंसिडरेशन टू वेंडर ऑन डेट, और जो जो वेंडी है यहाँ पे आमिर हबीब, उसने कामरान यानी वेंडर को पैसे दे दिए हैं, कंसिडरेशन दे दिए 8/8/2019 को। अब जो वेंडर है वो एक तो लीगली बाउंड था ट्रांसफ़र, क्योंकि अब पैसे दे दिए। अब अगर आमिर हबीब ने कामरान को पैसे दे दिए तो अब कामरान के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है ना कि वो प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर दे। अब वो कानूनी तौर पे बाउंड है, ठीक है। और दूसरा है कि वेंडर जो है ना, वेंडी की जो वेंडी को ना कबूल करेगा एज ए नया मालिक, ठीक है, क्योंकि अब उसने उससे पैसे ले लिए हैं, अब वो उसका नया मालिक बन जाएगा, और पोजीशन उसको देनी पड़ेगी, और फलां दिन को पोजीशन देनी पड़ेगी। उसके बाद जो वेंडर है वो सारे एक्सपेंसेस और उससे बेनामा वगैरह पे करेगा, ठीक है। और जो वेंडर और वेंडी है ना वो दोनों अभी इस डीड के अंदर इंटर्ड हो चुके हैं, और जब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया तब ये साउंड हेल्थ में थे, यानी बिल्कुल सही थे, नॉर्मल इंसान थे, समझ बूझ थी, इनके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, ये कोई चरिए वगैरह नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक है। और दूसरा ये है कि आखिर में ये भी लिखना है कि ये जो घर है ना इसके अंदर ये इसके ऊपर कोई भी यानी कि इलीगलिटी नहीं है, ये टैक्सेस और डिफेक्ट से पाक साफ है, इसके ऊपर कोई ये नहीं है कि इस प्रॉपर्टी का टैक्स रहता है या ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा कि अब ये दोनों जो वेंडर और वेंडी और इनके जो वारिस होंगे और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या सक्सेसर हैं वो इस डॉक्यूमेंट की पासदारी करेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने आखिर में ये इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा इस सेल डीड का। उसमें सिर्फ ये लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेसेस वेंडर एंड वेंडी हैज साइंड दिस सेल ऑफ डीड और बेनामा फला फला तारीख, ठीक है। उसके बाद नीचे कामरान अली का नाम, उसका एनआईसी नंबर, सिग्नेचर, फिर बिल्कुल साइड पे जो वेंडी है उसका नाम, आमिर हबीब, एनआईसी, ये सिग्नेचर, फिर साथ में विटनेसेस 1 विटनेस 2 इनका नाम, एनआईसी, सिग्नेचर और एड्रेस वगैरह इस तरह। तो ये आपका जो फॉर्मेट होगा लास्ट में आपने ये लिखना है, ठीक है। अगर हम इसको मैं दोबारा रिपीट करूं तो यार सबसे पहले तो सेल डीड में आपने ये लिखना है कि ये सेल डीड का ये टाइटल इस तरह। अब ये जो येलो कलर मैंने किया ना, ये नाम अपनी तरफ से आप यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जो भी आपको नाम पसंद आए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना
उसमें जो पहली पार्टी है उसको आपने वेंडर बना देना है और दूसरी पार्टी को वेंडी बना देना है, और उसके बाद जो है ना इसकी मेन जो बॉडी होगी वो आपने बतानी है। उसमें भी फैक्ट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपने जहन में रखना है कि यार ये चीज़ें, उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से कहानी लगा दें। जो मेन बॉडी है इसके अंदर ये पैराग्राफ हैं, 7-8 हैं, आप 5-6 पैराग्राफ बना दें और यही चीज़ें लिखें, मेंशन करें कि प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, प्रॉपर्टी कितने पैसों में यानी ट्रांसफ़र की जा रही है, सेल आउट की जा रही है, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो है ना वो हर किस्म के ख़राबी से पाक साफ़ है, सारी टैक्सेस पे किए गए हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हैं वो हैं, फ़लाँ तारीख को जनाब ये पोजीशन दी जाएगी, फ़लाँ तारीख को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। ये सारी डिटेल आप अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं, ये इसके ऊपर कोई यानी कि वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है ये आपने याद रखना है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये आपने लिखना है कि जी फॉलोइंग जो विटनेसेस हैं उनकी मौजूदगी में वेंडर और वेंडी ये डीड साइन करते हैं, और उसके बाद फिर दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके नाम, एनआईसी नंबर, सिग्नेचर, और साथ में नीचे विटनेसेस के भी नाम वगैरह लिखते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको नाम बेहतर लगते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली पूरा एक फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट आपने हर सेल डीड के अंदर इस्तेमाल करना है। जहाँ पे भी आपका सवाल है पेपर में कि सेल डीड क्या है, और प्रीपोजिशन कोई भी हो सकती है, वो चेंज कर सकता है कि जी अयाज नूर ने फला जगह उसके पास जो है ना 2 एकड़ की एक ज़मीन थी, वो जनाब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो बताए वो किस तरह करेगा। तो आपने बस इसके ना फैक्ट्स चेंज कर देने हैं, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन, पैसे वगैरह, तारीख वगैरह चेंज करनी है, नाम चेंज करनी है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम ही रखना है आपने, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका ये सवाल भी हो जाएगा सेल डीड का। तो ये बड़ा सिंपल है यार, लीगल ड्राफ्टिंग की कोई मुश्किल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसकी जो फॉर्मेट है वो आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर आपका सेल डीड कवर हो जाएगा। तो ये जनाब हमारी वीडियो थी, इसके ऊपर सेल डीड के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसके बाद जो मज़ीद और जो कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने की जो डीड होती है, मॉर्गेज की होती है, वो भी उसका भी फॉर्मेट आपको बताऊंगा। तकरीबन सेम फॉर्मेट हर जगह यूज़ होगा, बस नाम आपने तब्दील करने हैं कि यहाँ पे अब आप सेल डीड कर रहे हैं तो आपने टाइटल में सेल डीड देना है, नीचे लिखना है द सेल डीड और बैनामा इज़ मेड, और प्रॉपर अगर एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे एक्सचेंज लिखेंगे, अगर मॉर्गेज होगा तो मॉर्गेज लिखेंगे। और दूसरा ये दोनों पार्टीज़ का जो नाम है वो चेंज होता है, मॉर्गेज में दूसरा नाम होता है, तो वो बस आपने मेंशन ये चीज़ें याद रखनी छोटी छोटी, बाकी तो सारा सेम एक ही चीज़ है। आपको एक दफ़ा ये फॉर्मेट याद आ गया, आपको समझ आ गई कि यार मॉर्गेज के मामले में मैंने क्या पार्टीज़ के नाम रखने हैं, उसमें क्या उनको किस तरह क्या टाइटल देना है, तो ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी और ये आपका पेपर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और ये जो कन्विंसिंग का पार्ट है तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।